जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहेब के विनोदी स्वभाव के बारे में। बाबा साहेब में भी गजब का हास्य बोध था। वो देहाती चुटकुलों में, देहाती मुहावरों में बहुत रस लेते थे। वो हाजिर जवाब तो थे ही, लतीफेबाजी में भी गुरु थे। कभी कभी तो वो अलग अंदाज में मुंह बनाकर चुटकुले सुनाते थे और वातावरण में हलचल पैदा करके उसे हल्का बना देते थे। जब वो प्रतीक्षा करते मेहमानों से मिलने बाहर आया करते थे, तब ये ऐलान किया जाता था कि वो तैयार है, और उनके सेवक उस आराम कुर्सी पर गद्दियां लगाने लगते थे जिस पर वो बैठते थे। वे उनकी पाँव की चौकी को ठीक करने लगते थे। इस बीच बाहर अतिथियों की भीड़ खुसुर फुसुर करती रहती थी। तब बाबा साहेब लुंगी और कमीज में बाहर आते थे और हंसी खुशी का दौर शुरू हो जाता था। कभी कभी वो तंग पैजामा और कड़ा हुआ कुर्ता भी पहनते थे। सर्दियों में वो कभी कभी टोपी के ऊपर इस तरह से मफलर लपेट लेते थे कि उनके दोनों सिरे उनके दोनों कानों पर लटकते रहते थे। तब वो किसी पठान से कम नहीं लगते थे। वो लेखक के कंधे पर हाथ रखकर बाहर आते थे, एक पल के लिए बरामदे में ठिठकते थे और फिर अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीढ़ियों से उतरते थे। वो खुद ही हंसी का पात्र बन जाते थे। अगर कभी कोई उनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर मुस्कुरा देता था तो वो इसे फौरन भाप लेते थे और उसे बोल देते थे, तो तुम यहाँ मेरे कपड़ों में दोष निकालने आए हो। जब बाबा साहेब तनाव मुक्त होते थे तो अपने आसपास बैठे लोगों से घंटों बतियाते रहते थे और उन्हें अंत तक हंसी मजाक करते रहना अच्छा लगता था। वो लोगों से भी ये अपेक्षा करते थे कि वे उन्हें अपने अपने राज्य के देहाती चुटकुले सुनाएं। बाबा साहेब में जबरदस्त गरिमा थी और वो झूठे दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गर्मियों में शाम के समय वो अतिथियों से मिलने बाहर आए। उस समय माहौल में ठंडक थी। तब वो दिल्ली की 26 अलीपुर रोड पर एक बंगले में रह रहे थे। उन्होंने अपने बंगले के हरे भरे लॉन में रखी एक आराम कुर्सी पर बैठकर एक चौकी पर अपने पैर रख लिए और अतिथियों का अभिवादन स्वीकार किया। फिर वो उनसे प्रेम पूर्वक बातें करने और उनकी शिकायतें सुनने लगे। अचानक उन्होंने पहलू बदलते हुए कुर्सी पर अपने आप को जमाया और तौलियों से अपना मुंह पोंछा। फिर उन्होंने अपने ही अंदाज में अपने लहजे को ऐसे गंभीर कर लिया कि सभी लोग मुस्कुरा दिए। वास्तव में उनकी मौजूदगी मनोरंजन का पर्याप्त कारण होती थी। जब तक वो जागते रहते थे, उनकी हाजिर जवाबी और हंसी मजाक पर विराम नहीं लगता था। शब्द उनके मुंह से अनायास ही निकलते थे। फिर उन्होंने उनके आसपास आए कुछ पंजाबियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने पहले तो पंजाब के लोगों की मेहनत और बहादुरी के लिए उनकी जमकर प्रशंसा की और उसके बाद उनसे पंजाब के कुछ देहाती चुटकुले सुनाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। शायद वे संकोच के कारण उस महान व्यक्ति के आगे मुंह खोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। बाबा साहेब ने एक पल के लिए पेनी नजरों से लेखक की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए सुनहरी कमान वाली अपने चश्मे के पीछे से घूरते हुए लेखक से कहा, ठीक है नानकचंद, तुम पंजाब के हो ना, अब मैं चाहता हूँ कि तुम पंजाब का कोई देहाती चुटकुला सुनाओ। ये कहते समय उनकी आंखों में शरारतपूर्ण चमक थी और होठों पर मुस्कान। लेखक ने बाबा साहेब से कहा कि पंजाबी लोग पूरी दुनिया में अपने मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर है और हंसी मजाक करने वाले अपने और दूसरे के ऊपर हंसने में गर्व का अनुभव होता है। उनकी मासूम हंसी बिल्कुल सहज होती थी। लेखक अपनी बात पूरी करके बाबा साहेब के आदेश के मुताबिक पंजाब का एक ऐसा मजेदार चुटकुला सुनाया कि उनके साथ साथ वहां मौजूद अन्य लोग भी लोटपोट हो गए। लेखक भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी खुशी में शामिल हो गए। वो लेखक की जिंदगी का अत्यंत सुखद क्षण था। बाबा साहेब जब किसी को अपना निशाना बनाते थे तो उनकी हंसी से उनके विरोधियों का भी जवाब दबकर रह जाता था। उनका मजाक बहुत जबरदस्त, कड़ा और लोटपोट कर देने वाला होता था। जब वो चुटकुले सुनाते थे तो सुनने वाले पेट पकड़कर हंसते रह जाते थे। उनका हास्य तल्ख होता था। इसका कारण शायद ये था कि उनका प्रारंभिक जीवन एक कठोर दुनिया में बीता था। इस तरह उनके चुटकुलों से अतिथियों को बेहतर मनोरंजन और तर्क मिलता था। हालांकि कभी कभी उनका हास्य बचकाना हो जाता था। फिर जैसे जैसे उनकी सेहत गिरती गई, उनका हंसना हंसाना भी कम होता गया। अपने जीवन की संध्या में उन्होंने एक रंगीले राजा की भव्यता ओढ़ ली थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।